प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं रंजय त्रिपाठी जी। रंजय सर, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। नमस्कार, राम राम। रंजय सर, आप जो जी। कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप 25 साल का अनुभव है आपका, पर्टिकुलरली भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में, हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग में। और मैं भी काम से तो बिजनेसमैन ही हूँ, पानी के क्षेत्र में काम करता हूँ। तो एक विषय है जिसपे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं भारत में। अर्थव्यवस्था जो Q3 की हमारी जो रेट आई है, अराउंड 8.4% आई है। एंड दिस इज अ सरप्राइज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब ऑफ कोर्स दोज पीपल जो भारत में बिलीव करते हैं उनके लिए सरप्राइज नहीं है, पर विदेश वाले लोगों के लिए और जो भारत में ही रहकर भारत को बेचने के कार्यक्रम करते रहते हैं उन लोग के लिए बड़ा दिल थाम के बैठ गया, आय हाय एक और जख्म। तो और ये भारत की जो ग्रोथ है ये एफडीआई बेस्ड नहीं है, ये इंटरनल जो हमारी ग्रोथ हो रही है, इंटरनल जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, जो देश के लोग इकोनॉमी अपनी बना रहे हैं, उससे है ये। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि पिछले कुछ कोविड के बाद जब पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त थी, भारत के पास्ट को देखते हुए आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या अचीव किया हमने इसमें? जी। क्योंकि कोविड से का आपने बीच में जिक्र छेड़ा है इसमें, तो मैं वहीं से बात करता हूँ। कोविड एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक लर्निंग पॉइंट था। न सिर्फ मतलब ये भारत भूमि का कुछ प्रताप ही है ना? कि न सिर्फ सरकारों ने इसको इससे एक सबक लिया, सीख ली कोविड से, बल्कि प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री, इंडिविजुअल्स, मैं मिलता हूँ लोगों से, बात करता हूँ, तमाम कंपनीज में जब डिस्कशन करता हूँ तो सबने सबक लिया। और वो सबका जो एक लेसन था, जो एक सीख थी, वो ये थी कि सेल्फ डिपेंडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि जैसे अगर देखा जाए तो जो छोटी-छोटी मैन्युफैक्चरिंग भी थी, उसमें भी बहुत सारा ऐसा था कि छोटी-छोटी चीज़ें भी भारत में बाहर से विदेशों से आया जा करती थी, मोस्टली चीन से या कुछ मलेशिया वगैरह से आया करती थी। उस कोविड ने भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेसमैन को एक बहुत बड़ा सबक दिया कि आप ठीक है, नॉर्मल डेज में तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, वो कर ही हैं, बट अदर देन दैट अपनी मैन्युफैक्चरिंग, खुद का प्रोडक्शन यूनिट और खुद की कंट्री के लिए ही में ही डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप उस पे उस पे आप बहुत लंबा सरवाइव कर नहीं सकते हैं। तो कोविड ने ये सबक दिया, जिसकी वजह से भारत के जो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग हाउस थे, आप देखेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से आए। बहुत सारे ऐसे यूथ था, आप देखेंगे कि द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, न्यू प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, नया मतलब बहुत ऐसा भी हो नहीं सकता कि कोई नई टेक्नोलॉजी भी हो। जरूरी नहीं है कि आप एक स्टार्टअप करें तो कोई नई टेक्नोलॉजी ही इन्वेंट करके ला रहे हो, बट आपने मैन्युफैक्चरिंग कोई ऑलरेडी ट्रेडिशनल चीज भी है, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग आपने चालू कर दिया, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, आपके स्टार्टअप में आ जाता है। तो एक वो कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से लेकर के कम नाम वाले छोटे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते हुए बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बड़े लंबे चौड़े पैकेजेस छोड़ करके स्टार्टअप्स में, और दे आर वेरी सक्सेसफुल इनटू दैट। तो कुल मिलाकर के जिसका असर हमारे जीडीपी पे भी दिखा, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी दिखा, और हमारे जो बाइंग पावर है और स्पेंडिंग पावर उस पर भी दिखा। तो जब हमारी सब चीजें बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, तो डिमांड के हिसाब से जब हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी थी, तो प्रोडक्ट के बहुत सारी चीजों के प्राइसेस भी कम हुए, बहुत सारी चीजों की अवेलेबिलिटी मार्केट में सरप्लस हो गई। तो जाहिर सी बात है, इससे हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, हमारा ग्रोथ रेट भी होगा। और अभी जैसे इसकी हम लोग बात कर रहे थे, जीडीपी ग्रोथ इन थर्ड क्वार्टर जो लगभग 8.4% आया है, यही Q2 में 6.5% था, और यही Q1 में अराउंड 7.6%, 7.4 या 7.4% के आसपास था। नॉर्मली भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो हमेशा से सेकंड जो क्वार्टर होता है वो स्लो रहता है। आप पूरे विश्व का पूरे मतलब हर साल का ट्रेंड देखेंगे तो जो सेकंड जो आपका क्वार्टर रहेगा वो स्लो रहेगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस भी मोस्टली इन प्लानिंग स्टेज में रहते हैं।
टेंडरिंग स्टेज में रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर के परचेज वगैरह भी जो होते हैं, या प्राइवेट सेक्टर की भी जो एक्सपेंशन प्लान का वो टाइम होता है, जिसमें वो लोग बहुत सारी प्लानिंग सिचुएशन चल रही थी, और ये जब से ही आपका सितंबर एंड होते होते जब चीजें एग्जीक्यूट होने लग जाती हैं, देन आपके ग्रोथ में ग्रोथ दिखता है। प्लस हमारे भारत में एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड अपना जीडीपी प्लान कर सकता है, पूरा वर्ल्ड अपना प्रोडक्शन प्लान करता है, पूरे विश्व की कंपनियां अपनी मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पर्टिकुलर पीरियड के लिए एकदम दुरुस्त करके रखना चाहती है। किसी भी तरह का लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं आए उसके लिए कई महीने पहले काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड नवरात्रि, कार्तिक नवरात्रि, दशहरा एंड दिवाली वीक। उस वीक में जो है विश्व की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बिकती नहीं हो और भारत का कंज्यूमर खरीदता नहीं हो। छोटे छोटे छोटी छोटी मतलब कंपनियां जो अपना मिट्टी के दिए बनाने से लेकर के लैंड क्रूजर और लैंड रोवर और बुगाती और तक बनाने वाली कंपनियां है ना, वो दिवाली को देख के प्लान करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे उस नवरात्रि में, दिवाली वाले वीक में, स्पेशली धनतेरस के दिन और छोटी दिवाली जी के दिन इन सब चीजों को लेने का बहुत महत्व है। और इसमें जो है ऑटोमेटिकली ये हमारे एक जो ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और फेनोमिनल ग्रोथ करता है। ये सिर्फ भारत के ही नहीं, आप रिसर्च करके देख लें, दर्शक हमारे रिसर्च करके देख लें कि दिवाली और दशहरा जो हमारा कार्तिक नवरात्रि होती है, और जो दशहरा और दिवाली का जो वीक होता है, वो हमारे क्वार्टर 3 में ही आता है। सर, क्वार्टर 3 में जो है। जी चूंकि आपने दिवाली की बात की है, मैं बस एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। गुजरात को व्यापार का हब माना जाता है कि व्यापारी वर्ग ही वहां पे प्रभुत्व में है, और गुजरात में ये ट्रेंड है कि दिवाली के बाद 15-20 दिन की छुट्टी हो जाती है पूरे व्यापारियों की, सब निकल जाते हैं। पॉइंट इसकी वो इतना काम, इतना अर्निंग कर चुके होते हैं कि नाउ दे रियली रिक्वायर अ वेकेशन। तो गुजरात में दिवाली के बाद जो है 15-20 दिन तक आपको ढूंढे नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं होता। जी जी। तो खाली वही नहीं, दिवाली के बाद, दिवाली जिस दिन होता है उसके बाद में लगभग एक हफ्ते तक आप देखेंगे तो पूरा नॉर्थ इंडिया में भी यही हालत रहता है, हमारे लखनऊ में भी यही रहता है, लोग काम नहीं होता है, क्योंकि इतना काम किया गया होता है उस पीरियड में कि फिर नेक्स्ट 1 वीक एक वेकेशन बनता है। और हमारे त्योहार ऐसे हैं कि मतलब सोच लीजिए कि कलम पूजा होती है उस दिन, बही खाते नहीं खोलने हैं, इसके आगे होता है कि सर, घर तो में मेहनत नहीं करने। मेरा एक सवाल है सर। जी दिवाली तो जी भारत में हजारों साल से मनाई जा रही है, और लेट से यूपीए एरा में भी मनाई जाती थी 2004 से 2014 के बीच में। तो ये वाली जो ग्रोथ है, दिवाली तो सदैव रही है। दिवाली बिल्कुल एक फ्यूलिंग कर देता है, पंप कर देता है इकोनॉमी को। पर इसमें क्या खास है जो अभी हम ग्रो कर रहे हैं? जी। जो ये जो दिवाली और दशहरे का जो फैक्टर रहा है, नवरात्रि का फैक्टर, ये हमेशा से रहा है, वो सरकार पे डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा से रहा है। हाँ, इस बार का कारण क्या है? कारण ये है कि 2014 से लेकर के 2014 मई से लेकर के अभी तक में बहुत कुछ बदला जा चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कितनी सड़कें बनी हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स कितने आए हैं भारत में। आप देखिए इसी साल से या इसी साल के मिड से आपको टेस्ला या एंड जो आपका जो 2024 का जो आपका जो दिवाली वाला क्वार्टर जो फिर आएगा 2024-5 का, उसमें शायद तब लोगों को टेस्ला खरीदने की होड़ मची रही होगी, हमें इस धनतेरस टेस्ला चाहिए घर में, लाइक दैट। तो क्या हो रहा है कि अंतर यह है कि जब 2014 या 2015 भी मैं मान लूंगा, 2016 भी इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि चीजों को बनने में समय लगता है। आप और हम गवा रहे हैं, हम लोग इस चीज से साक्षी हैं कि एक छोटा सा उत्पाद जो कि लड़ियां हैं दिवाली में प्रयोग करने वाली, वो चाइना से आती थी, और लगभग 20 से 25 हजार करोड़ रुपए उसमें चाइना का भी ग्रोथ होता था बिकॉज ऑफ दिवाली। आप ध्यान देंगे कि उस जमाने में, अब से 4-5 साल पहले या 6 साल पहले, धनतेरस पे जो हम लोग दशहरे जो लक्ष्मी और गणेश जी का मूर्ति खरीदा करते थे, उनकी आंखें चाइनीज टाइप की बनी हुई आती थी कि वो भी चाइना से बन के आ रही थी।
तो यहाँ पे चीजें, अंतर ये है कि अब चीजें यहाँ पे बनने लगी हैं। आपको मालूम होगा फरीदाबाद में जयप्रकाश जी हैं, जिनसे हम लोगों ने बहुत मिले हैं, हम लोगों ने हम्म, उनका हम्म, काफी प्रमोशन भी किया, और खैर वो बहुत कर्मठी व्यक्ति है, तो जिसकी इन्होंने एक लंबा चौड़ा, उन्होंने न सिर्फ खुद बनाया बल्कि कई उन्होंने ऐसे इंडस्ट्रीज खड़े कर दिए, मतलब छोटे हम्म, छोटे मैन्युफैक्चरिंग जो कि बना। तो क्या होता है कि अभी का हमारा जो ग्रोथ रेट है, दैट इज मोर एंड मोर गोइंग टुवर्ड्स प्रोडक्शन बेस्ड। इन द पास्ट वी हम्म, वर डूइंग मोर एंड मोर ऑन ट्रेडिंग बेस्ड। ये दो हम्म, अंतर होता है, हम्म, इंपोर्ट बेस्ड एंड एक्सपोर्ट बेस्ड, थोड़ा अंतर ये हम्म, आता है। जी। तो चीजें हैं। सो ये मैं कहूंगा कि क्वार्टर 4, और क्वार्टर 4 इज ऑलवेज मतलब वेरी गुड, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को 15 मार्च के पहले अपने अकाउंट्स, अब तो लगभग बिल्स लेने भी लोग सरकारी ऑफिस बंद कर देते हैं कि ठीक है, अभी तक जो होना था हो गया। सो गवर्नमेंट हैज टू, डिपार्टमेंट्स हैज टू स्पेंड दियर बजट, दे हैव टू गो ऑन दियर प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्प्री, ऑडिट्स एंड एवरीथिंग। तो क्या होता है, और प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट, तो पूरा का पूरा यूनिट एज ए प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सब लोग अपने इस लास्ट क्वार्टर में, क्योंकि उनको अपने अकाउंट क्लोज करने हैं, अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, तो उन लोगों को हमेशा से क्वार्टर 4 इज द बेस्ट। तो अभी जो क्वार्टर 4 जो चल रहा है, जब आप इसकी जनवरी फरवरी मार्च का जब रिजल्ट अप्रैल में सेकंड वीक या थर्ड वीक में जब अनाउंस होगा, ऑफ कोर्स 20 अप्रैल के बाद आएगा, जब GST 3 लोग भर चुके होंगे, तो 20-21 अप्रैल को आ जाएगा कि हमारा क्या रहा। तो आप देखेंगे कि जो अभी क्वार्टर 3 8.4 रहा है, मुझे लगता है कि हमारा क्वार्टर 4 भी जो है उसी के आसपास या 1% के आसपास कुछ बढ़ा हुआ ही रहेगा। तो ऑन एवरेज अगर हम मान के चलेंगे, तो इस साल का हमारा जो ग्रोथ रेट रहेगा, जीडीपी ग्रोथ रहेगा, वो 8 के आसपास जाकर के बैठेगा ओवरऑल। वर्ल्ड की रेटिंग एजेंसीज क्वार्टर 4 को 9.1 पे प्रोजेक्ट कर रही हैं भारत के। जी जी, मैंने वही जी। कहा 8.4 गया है, तो 1% तक जो है हमारा उछाल आ सकता है, लगभग उतना हम्म। ही आ रहा है जो वर्ल्ड प्रोजेक्शन कर रही है। साथ ही मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी एक और खबर आई कि जैसे एनईएफटी होते हैं जो बैंक में ट्रांसफर्स होते हैं, कि करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, जैसे भी जो बैंक ट्रांसफर्स होते हैं और जो इमीडिएट होते हैं, या आधे घंटे या 1 घंटा लेता है आदमी का पैसा कहीं, और उसकी अमाउंट, एनईएफटी और आरटीजीएस, ये दो है हमारे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेफ्ट। कल जो है भारत में सबसे ज्यादा नेफ्ट ट्रांजैक्शंस हुए हैं इस हफ्ते में, 4.8 करोड़ इन अ डे। और ये रुपए का नहीं है, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, इसमें सोचिए कितने रुपए गए होंगे। इसको सीधे जी सीधे एवरेज अगर कर लें तो 1 लाख रुपए से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जी, आ, अभी क्योंकि बड़े छोटे छोटे अमाउंट तो आज की डेट में लोग यूपीआई से ही ट्रांजैक्शन कर ले रहे हैं सब लोग मैक्सिमम। पर जो कुछ बड़े ठीक ठाक अमाउंट होते हैं वो अपना नेफ्ट वगैरह से अकाउंट टू अकाउंट सेटल करते हैं लोग। तो आप सोच सकते हैं कि क्या अमाउंट ऑफ मनी फ्लो हो रहा है जो यूपीआई सिस्टम बना हुआ है। एक तो इकोनॉमी भी ग्रो क्यों नहीं करेगी। आपने बैंक के आप शेयर के दाम देख लीजिए सर, बैंकिंग इज पिकिंग अप लाइक एनीथिंग। इंडियन बैंकिंग के शेयर्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो बैंक दिवालिया होने की कगार पे खड़े थे 2014 में, नोटबंदी के बाद दे गॉट सम सांस मिली उनको। और उसके बाद जो अभी व्हाइट पेपर रखा गया है वो बता रहे थे कि बैंकों की क्या हालत थी। 52 लाख करोड़ का एनपीए था उनके पास। आज की डेट में प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं बैंक्स। और मेन बात ये कि ये पैसा जो है, जो पैसे का अगर मूवमेंट तेजी से हो गया, जैसे आपको पेमेंट जल्दी मिली तो आपने अपने वेंडर को भी पेमेंट कर दी, फिर उसने उस अपने वालों को भी पेमेंट कर दी। अब आपका या किसी का वेंडर का ही पैसा अगर 1-1 महीना 2-2 महीना अटका हुआ है तो उसका भी तो आगे का काम ब्लॉक हो गया ना। हम्म, तो पैसे की तो मूवमेंट जो है वो अगर तेजी से हो रही है, लोग जैसे सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अक्सर लोग देखते हैं कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आंख से दिख रहा है, पर एक जो बैंकिंग की सुविधा दी गई है, जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, जो इंटरनेट की सुविधा दी गई है, जो गांव गांव गली गली में आदमी बैंक की अपनी सुविधा ले सकता है और ट्रांजैक्शन मनी ट्रांजैक्ट कर सकता है, और यूपीआई ने तो इमीडिएट कर दिया कि भाई अभी के अभी। तो ये एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है सर, मनी फ्लो को जी स्मूथ करने की। जी, देखिए हम लोग मुझे तो पिछले 4 साल या कुछ ऐसा, तो 4 साल में शायद ही कोई हमारे पेमेंट होंगे जो चेक से आ रहे होंगे या डिमांड ड्राफ्ट से आ रहे होंगे। नाउ एवरी पेमेंट इज ऑनलाइन थ्रू एनईएफटी या आरटीजीएस से ही आते हैं। प्लस जो छोटे पेमेंट्स होते हैं, मैंने देखा है कि वो भी हम लोग अब यूपीआई से ही हो रहे हैं।
और देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज़ होगा मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, उतना ज़्यादा सबसे पहले तो एक तो आपकी ब्लैक मनी का ट्रेल खत्म हो जाता है, ट्रांज़ैक्शन खत्म हो जाता है, पैसे चलन में आ जाते हैं और जो लोग इन्वॉल्व हैं इस ट्रांज़ैक्शन में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझे कुछ पैसे आपने आरटीजीएस किए, उसके बदले मैंने आपको कोई सर्विस दिया या प्रोडक्ट दिया, जो भी दिया, मैंने अ आपने भी पीछे से उसको कहीं सोर्स आउट किया, तो एक पूरी की पूरी मनी ट्रेल होती है। तो सारा का सारा जो मनी है, इट इज़ कमिंग इंटू व्हाइट। इसमें आप देखेंगे कि अगर हम छोटे ट्रांज़ैक्शंस की बात करें, तो अभी रिसेंटली मैं गया हुआ था एक बिहार में है एक जगह मोतिहारी। तो रास्ते में चलते समय मैं मेरे साथ एक जने और हम लोगों का मूड हुआ कि थोड़ा कहीं पे चाय-वाय पी लिया जाए, तो वहाँ रुके और एक छोटी-सी मतलब नॉर्मल हम लोगों ने देखा कि जगह अंगीठी पे चाय बन रही है, बहुत बढ़िया लगी, तो वहीं पे रोक दिए थे। तो वहाँ पे चाय और कुछ छोटा-मोटा किया गया, तो ₹76 का बिल आया था और ₹76 के बिल में हमने उसको पैसे दिए, 500 का नोट निकाल के तो बोला फुटकर नहीं है, फुटकर दीजिए। हमने कहा फुटकर नहीं है हमारे पास। तो तुरंत उसने नीचे से निकाल के कहता इस पे कर दीजिए। तो तुरंत उसने वो निकाला एक फ़ोन पे, ये लीजिए। हमने कहा वेरी गुड, कर दिया। हालाँकि मेरी खुद की मतलब मैं अपने आप पे एक हैरान हो रहा था कि मेरे जेब में 500 का नोट कैश निकल गया था। मतलब हमने तो कभी लंबे समय से 30, 40, 50, ₹100 ज़्यादा कैश रखना भी छोड़ दिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका मनी ट्रेल जो व्यक्ति आपके सामने नहीं था, पीछे मैंने एक किसी वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था, तो उसमें बताया था कि मान लीजिए कि कोई यही जिस चाय वाले की दुकान पे हम गए थे, ₹76 के ऐसे उसके पास 10 ग्राहक अगर आ जाते हैं पर डे में, 76 ऑन एवरेज मान लीजिए ₹10 की एक चाय बेचता है और वो 100 चाय बेच लेता है। ₹1000 का चाय बेचता है और ₹1000 का वो यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करता है, तो महीने में वो ₹30,000 का यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करता है। साल भर में वो 36 ₹3,60,000 का तो अब उसके पास ₹3,60,000 के व्हाइट मनी प्लस बैंक के ट्रांज़ैक्शन के साथ में उसका एक 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 वैल्यू है। बैंक में टर्नओवर उसके है। पास बैंक उसको मालूम है कि दिस गाय इज डूइंग अ ट्रांजैक्शन ऑफ 3,60,000 पर ईयर। तो ये जो छोटे जो अब उसको मान लीजिए बिजनेस बढ़ाना है, उसने उसी में खुरमे रखने हैं, उसमें कुछ और रखना है, 10 चीज और रखनी है एंड ही नीड्स अ कैपिटल ऑफ 10-20,000 रुपीज। तो वो जाता है बैंक के पास, बैंक देखता है अरे इसका तो 3,60,000 का लेना देना है मेरे ही बैंक में से एंड ही इज डूइंग हुँ। कंटिन्यूअस बिजनेस, तो वो तुरंत देते हैं लीजिए पैसा। तो आप देखने हैं कि एक बहुत बड़ा ऐसा चंक भारत में था जो अनऑर्गेनाइज था, जो बिजनेस तो करता था लेकिन अब वो स्ट्रीमलाइन हो गया है और वो हुँ, आ गया है बुक्स में, बैंकों के बुक्स हुँ, में आ गए हैं। बैंकों के बुक्स में आने का बहुत बड़ा फायदा ये है कि यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन कैपिटल। आपको कैपिटल हुँ, चाहिए बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपके पास एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन ट्रेल है, बैंक आपकी देख रही है, दे विल गिव यू मनी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है ना, ये तो डेफिनेटली आपका जो पूरा जो इसने तो ऐसा ऐसा रिवॉल्यूशन भारत के बाजार में पैदा कर दिया इकोनॉमी में, जिसका कोई कोई मतलब ग्लोबल स्टडी का ये एक कारण बन सकता है। हाँ, वो वर्ल्ड ओवर आ रहे हैं लोग कि जो इन वर्ल्ड ओवर जो ट्रांज़ैक्शंस होते थे, वो अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम था बेसिकली, जो बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, वो डॉलर में ही उनके एक्सचेंज रेट्स होते हैं। पर अब यूपीआई भी इस समय मेरे ख्याल से करीब 20 से ज़्यादा देशों में एक्सेप्ट होना शुरू हो गया है, यूपीआई फॉर्मेट। और वहाँ पे ऑफ कोर्स इंडियन रुपीज़ आपके जो हैं एक्सचेंज में आप वहाँ पे भी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। फ्रांस में शुरू हो रहा है। अभी मोदी जी ने यूएई में जब गए थे, तब वहाँ पे उन्होंने ये किया था। और रुपे कार्ड से अपने वहाँ पे पेमेंट किया था। पहले मास्टर कार्ड और वीज़ा चलता था, अमेरिकन एक्सप्रेस चलते थे, वो सब अब डाउन हो रहे हैं। और भारतीय जो नेटवर्क है, ना सिर्फ करेंसी बल्कि जो हम्म। नेटवर्क है उसका भी अच्छे से वो हो रहा है। ये तो सर हो गई जो आपने हमको बताई बिहार में एक सुदूर जगह पे एक छोटी-सी बात। कुछ बड़े बिग टिकट साइज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क भी हो रहे हैं, वो तो मोदी जी हर दिन अगर उनका हम डेली रूटीन निकाल लें तो पता चलता है, कभी यहाँ पे इसका शिलान्यास किया, कभी वहाँ उसका लोकार्पण किया, अभी गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना के उन्होंने वर्चुअली कर दिया और 200-300 स्टेशन का एक साथ कर दिया। फिर कहीं जा रहे हैं, कोई फर्टिलाइजर फैक्ट्री सिंदरी की ओपन कर दे रहे हैं, फिर कहीं कुछ। और गुजरात में तो खैर सेमीकंडक्टर हब बन रहा है। और आपसे बातचीत में आपने एक बड़ी यूनिक, बड़ी अमेजिंग बात बताई कि व्हाट इज हैपनिंग इन गुजरात सर, बिग टिकट साइज।
आप दुनिया का जो आपने छोटी-छोटी बातें बोली कि भई ग यहाँ लोग गाड़ियाँ लेने को तैयार थे, लेकिन गाड़ियों में सेमीकंडक्टर चिप्स लगते थे, तो सेमीकंडक्टर चिप चाइना से नहीं आ रहा था पोस्ट कोविड, तो बाद में फिर आप डिलीवरी नहीं ले पा रहे, पूरी गाड़ी बन के तैयार खड़ी है। एक छोटे से सामान की वजह से आपका रुका हुआ है काम। ये लोगों ने फेस किया, डेढ़ साल, 1-1 साल की वेटिंग थी। मतलब पॉइंट इज़ कि और सेमीकंडक्टर किस चीज़ में इस्तेमाल नहीं होता? फ़ोन वगैरह जितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, और इसका कंट्रोल जो है चाइना ताइवान के पास पड़ा हुआ है। तो भारत उस क्षेत्र में अपने आप को भी अग्रणी बना रहा है, और शायद इसकी मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में हो रही है। थोड़ी-सी जानकारी दे सकें, हो क्या रहा है? जी, गुजरात में एक आपको जानकारी बता दूं, गुजरात में एक जगह धुलेरा, धुलेरा में एक स्मार्ट सिटी प्लान की गई है। एक दुनिया की एक ऐसी सिटी की एक परिकल्पना की गई है कि जहां पे आपको दुबई भी दिखेगा, जहां पे आपको न्यूयॉर्क भी दिखेगा, जहां पे आपको दिल्ली मुंबई जैसा बिजनेस हब भी दिखेगा। एक टोटल पैकेज अभी से वो प्लान्ड है। एयरपोर्ट होगा, नजदीक सीपोर्ट है, सीपोर्ट होगा। आपका एक दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है, वहां से मात्र कुछ समय पे उस पे एक उसका लिंक रोड होगा, तो आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे आप बिजनेस मतलब आपका लॉजिस्टिक मूवमेंट भी आसान रहेगा। हर चीज वहां पे प्लान है। सोलर पार्क रहेगा, इतना बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, जिससे कि पूरी की पूरी सिटी ग्रीन सिटी होगी। सारी इंडस्ट्री सोलर से चलेंगी, सारे घर सोलर से जगमग रहेंगे। इस टाइप का सिटी प्लान किया गया है। और उसी जगह पे आसपास में ही सेमीकंडक्टर जो पार्क है उसकी स्थापना की गई। ये सेमीकंडक्टर के लिए दो जगह भारत सरकार ने जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल दिया है। दो इन्वेस्टमेंट आ रही हैं गुजरात में, जो अभी इन्होंने 2 दिन पहले या कुछ 3 दिन पहले कुछ एक अप्रूवल मिला है, कैबिनेट अप्रूवल। सो 2 साइट गुजरात और 1 साइट असम। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप पूरा का पूरा खाली देश का एक ही गुजरात ही या और ये तमिलनाडु या कोई यही किए जा रहे हैं, हर जगह पे हो रहा है। एनीवे, नहीं, तो हम ये हम जो तो है यूपी में भी देख रहे हैं सर, टेक्सटाइल पार्क, आईटी पार्क, एरो सिटी, फार्मा केमिकल पार्क, फार्मा फार्मा हब, पार्क। फार्मा पार्क, ये सब लखनऊ के आसपास आ रहा है। डिफेंस कॉरिडोर सब यहीं पे आ रहा जी, तो ये जो है इसी तरह से अभी एक ताइवान की एक कंपनी है पीएसएमसी, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसका टाटा के साथ में एक जॉइंट वेंचर है, एक बहुत बड़ा एक वेंचर है, जो कि गुजरात में ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मतलब 50,000 वेफर्स पर डे के हिसाब से, पर मंथ, मतलब 50,000 वेफर्स पर मंथ के हिसाब से बनाएंगे। वेफर जिनके ऊपर में वो होते हैं, जिनके ऊपर में सारी सर्किटरी तैयार होती है। पहले आप वेफर बनाते हैं, उस वेफर के सिलिकॉन वेफर होता है, उसी के ऊपर ही आप अपनी सर्किट डिजाइन करते हैं, और जिसके ऊपर में आपका जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन होता है उसके हिसाब से सर्किट डिजाइन हो जाते हैं, और फिर वो चिप बन जाती है। वो 50,000 पर मंथ का एक प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं। उसी तरह से ताइवान की एक जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, वो उसका भी गुजरात में ही इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग भारत की 10 से 11 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं। टाटा है, एचसीएल ग्रुप है, वेदांता ग्रुप है। इन सब लोगों ने इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कदम बढ़ाने के लिए मतलब काफी युद्ध स्तर पे काम चालू कर दिया है। तो वी विल सी कि मुझे लगता है कि 2026 बिगिनिंग में जो हमारे पास जो है ना सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा पहला प्रोडक्शन जो है ना वो मुझे लगता है 2026 के बिगिनिंग में हमारा मार्केट में आएगा, जो कि मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स होंगे। अब अगर दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि सेमीकंडक्टर एक्चुअली होता क्या है। सेम जो जब भी आप कोई मोबाइल खोले खोले होंगे, हर व्यक्ति ने कभी न कभी कोई मोबाइल खोला होगा, खुला कंप्यूटर देखा होगा, कुछ न कुछ तो ओपन देखा होगा। यहाँ पे वोल्टेज स्टेबलाइजर देखो, एक छोटी सी काले रंग की कई पैरों वाली एक छोटी सी एक लगी रहती है, उसको बोला है। जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी या चिप। वो हुँ, सेमीकंडक्टर से बनी होती है, और एक छोटे से स्विच में बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सर्किट्स को यूज करने का या डेटा प्रोसेस हुँ, करने का एक एल्गोरिदम फिट किया रहता है। वो कमांड लेता है और वो कमांड देता भी है, उसी के हिसाब से कि पूरा का पूरा जो आपका इंस्ट्रूमेंट है या मशीनरी है सिस्टम वो चलता है।
तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप का जी, ज़रूरत पड़ता है, बहुत जी। अच्छा खासा क्लीन रूम की ज़रूरत पड़ती है, अच्छा मैन पावर चाहिए होती है, बहुत हाइली एडवांस मशीनरी चाहिए होती है। तो हमें लगता है कि जब तक ये सारी चीज़ें तैयार होंगी, ये सब तैयार होकर के लगते-लगाते में वी विल बी एबल टू गिव आवर फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर टू द वर्ल्ड बिगिनिंग ऑफ 2026। और मुझे नहीं पता कि शायद उससे फास्ट भी हो सकता है ये लोग कर सकें, बट मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो हुँ, कैलकुलेशन है वो कहती है कि 2026 में हम लोग मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में अवेलेबल और करा सकते हैं। ये तो हो गया, ये चिप्स जो हैं, फिर आपके फर्दर जितने प्रोडक्ट्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं या आपके ड्रोन्स बन रहे हैं या लोग एवरीथिंग, स्टार्टअप, एवरीथिंग। एवरीथिंग। तो आपको जब रॉ मटेरियल मिल गया, एक बेसिक पूरा वो मिल गया, तो आप उसमें कुछ भी फिर इन्वेंशन, जैसे ड्रोन स्टार्टअप बहुत ज्यादा है अपने इंडिया में। मल्टीपल काम हो रहे हैं ड्रोन से। और नए नए यंग यंग बच्चे जो है अलग अलग तरीके के ड्रोन्स बना के डिलीवरीज ये वो और हर प्रकार की चीजें कर रहे हैं इस वक्त व्हेन वी आर हुँ, टॉकिंग। दूसरा एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे होता क्या है कि इसका मतलब है कि अब जो जनता के पास पहले ऑप्शन नहीं थे ग्रोथ के, पहले बहुत कम ऑप्शन थे कि या तो सरकारी नौकरी या फिर आईटी में सॉफ्टवेयर में ही बन गए, या विदेश जा रहे हैं या नौकरियां करने गुड़गांव जा रहे हैं या बेंगलोर जा रहे हैं, और वो ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। क्या अब आप ये देख रहे हैं कि हर आम जनता जो टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी, उसके लिए भी ये व्यापार के मौके बढ़ते जा रहे हैं, ताकि वो अपनी जगह रह के अपने आसपास के लोगों को सर्विस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सके, और अपने परिवार के साथ रहकर, और ये सरकारी नौकरियों के मुंह से निकलकर जो वास्तविक काम है, जो एक्चुअली इन्वेंशन का, इनिशिएटिव्स का काम है। सरकारी नौकरी मैनेज करने के लिए होती हैं चीजें, व्यवस्था मैनेज करने के लिए होती है, समाज को मैनेज करने के लिए होती है। और एक्चुअली तो समाज ही कार्य करेगा ना सर, इनसे इनिशिएटिव तो समाज ही लेगा। क्या ये मौके भी खुल रहे हैं क्या? आप टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कस्बों के लिए, जो छोटे कस्बे हैं, उन छोटे कस्बों के लिए भी अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप को ध्यान हो, जो कि हम लोग मिले हुए हैं जयप्रकाश जी से, जुनेजा जी से, तो उनके हिसाब से, उनके जो टारगेट्स हैं फरीदाबाद में बैठे हुए, उनके हिसाब से कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो एक छोटी सी जगह, अगर आप गोरखपुर को अगर लें, बड़ा हमारा जिला है पूर्वांचल का, उस गोरखपुर से भी और आगे चले जाएं, आप कुशीनगर चले जाएं, कुशीनगर के और आगे चले जाएं, बिहार बॉर्डर पे फाजिल नगर एक जगह है कुशीनगर के आगे। ही वॉज इंटरेस्टेड कि हमारी एलईडी मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री वहां भी लग जाए। समझ रहे हैं? जी। तो हम्म। तो अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, वो सबको चाहिए, हर जगह चाहिए। हाँ। अब वोल्टेज स्टेबलाइजर अभी कुछ समय पहले वो दिल्ली के आसपास एनसीआर में, मुंबई के आसपास और गुजरात बेंगलोर के आसपास बनते थे। अब अगर आपके पास सब रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इंजीनियरिंग हैंड अवेलेबल है, सब चीज अवेलेबल है, आपके पास नियरेस्ट वर्कशॉप अवेलेबल है, आप बनाइए ना सहजनवा में बैठ करके, आप बनाइए लखीमपुर में बैठ करके, और वो पर्टिकुलर एक जिला ही इतना बड़ा मार्केट है कि आप बड़े आराम से अपना बिजनेस मैनेज करेंगे। तो मैं ये बिल्कुल। कह रहा हूं कि आने वाले समय में जो कर्मठी है, जो करना चाह रहा है, जो करेगा, उसके लिए उसके अपने ही गृह जनपद या गृह तहसील में ही ऐसे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाएंगे कि वो बड़े आराम से अपनी चीजों को मैनेज कर सकेगा। हाँ, अगर किसी को सिर्फ यही मोह है कि उसको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना, इट्स हिज चॉइस। हम कोई उसको जो है डिमोरलाइज नहीं करते, वो करें। और नहीं, मैं लेकिन डिमोरलाइज कहीं नहीं अगर हम्म। सफल हो जाएं, अच्छी बात है, नहीं सफल होते हैं तो अपने आप को इस काबिल रखें कि आने वाले समय पे भी वो और कुछ कर सकें, माइंड को इतना ओपन रखें कि हाँ, आने वाले समय पे मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज रहेंगी और मैं ये कर सकूंगा। मेरी तकलीफ दूसरी है, सरकारी नौकरियों की जो तैयारी करते हैं बच्चे, 50,000 सीट के लिए 50 लाख बच्चा लगा हुआ है। 2-2 3-3 साल जो है, 4 साल 5 साल, और आजकल तो 12th फेल नाम की फिल्म बता रही है कि अरे करते रहो तैयारी, 6 साल 10 साल लगाते रहो। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी ना, कि भाई जहाँ सक्सेस रेट एकदम मिनिमम, आप अपने समय का, वो भी यूथ का,
ग्रेजुएशन के बाद आप काम में लगे, बैठ के तैयारी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है उस पूरे फील्ड में आपको लगता है आप बन जाएंगे, भैया 50 लाख बच्चे पड़े हुए हैं वहां पे, क्या करोगे? एंड मेंटल ग्रोथ रुक जाती है सर उस सिस्टम में, उस स्ट्रेस, उस स्ट्रक्चर में। आप अपने नेचर को देखिए, इफ यू आर, आप लोग अगर थोड़े से वो हैं, थोड़े से रिस्क टेकर्स हैं, या थोड़ा सा देख आसपास की दुनिया को देखने के लिए आपने अपनी बुद्धि खोल रखी है, तो गो अहेड, देयर इज लॉट टू डू, बहुत कुछ है करने को। जी सर, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी, जी, आपका क्लोजिंग उस स्टेटमेंट यदि आप हमें दें, फिर अर्थव्यवस्था तो जी, जी, इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे अभी भी जो जैसा आप सरकारी व्यवस्था और तैयारी की वर्षों-वर्षों की बात कर रहे थे, तो माइंडसेट चेंज हो रहा है, आई कैन सी। लेकिन अभी भी माइंड में ये है कि अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, आपकी लाइफ सेटल्ड है, यू विल हैव अ गुड दहेज, यू विल गेट अ गुड गर्ल, आप सब चीज़ सही हो जाएगा। आपको आपको आपकी नौकरी का सिक्योरिटी है, गारंटी है। तमाम चीज़ें जो हैं लोगों के मन में भर दी जाती हैं, जिसके कि लोगों के अंदर में एक अट्रैक्शन रहता है। आई डोंट मतलब मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन धीरे-धीरे अब माइंड वो सेट करने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है कि अभी अगर अपॉर्च्युनिटीज़ अगर आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति अगर उसको वो ग्रेजुएशन कर रहा है, करने के बाद में अगर उसको 2 रास्ते दिखाए जाएँ कि देखो बेटा, तुम्हारे पास एक ये अपॉर्च्युनिटी है कि आपने 400-500 समीक्षा अधिकारी की सीट के लिए 10 लाख को बीच में बैठ करके एग्जाम देना है, और हो सकता है उसमें भी कुछ पर्चा-वर्चा लीक का आ जाए कारण, ना हो तो कोई एक 10,000 आदमी जाके केस ही कर देगा कि गलत हुआ। आपका भविष्य धर्म में लग जाएगा, पास भी हो सकते हो, हर साल पास भी हो रहे लोग, नौकरी भी मिल रही है 400-500 लोगों को, इट्स फाइन। एक दूसरा है कि हम आपको एक ये रास्ता दिखा रहे हैं, जिस रास्ते में आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसके रास्ते में आपकी बिजनेस है, आप 4 लोगों को नौकरी देंगे, आप तमाम चीजें करेंगे, तो उसमें अगर चॉइस उसको मिलता है तो मैं देखता हूं कि लोग उस चॉइस को लेंगे। ठीक है, तो हाँ, हमारा प्रारब्ध पे मेरा, हम जैसे हम लोग डिस्कशन किए हम लोगों का, इसके बाद से यही रहेगा कि वी विल स्पीक विद मेनी सक्सेसफुल पीपल इन अवेलेबल। छोटे से उन्होंने कैसे शुरुआत करके आज बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं। हम अपने गृह जनपद पे रहते हुए भी कोई उस अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेकर के कैसे ग्रोथ किया जाता है, उस पर डिस्कशन करेंगे, आने वाले समय पे करेंगे डिस्कशन। और वो हाँ, हम और आप सिर्फ उससे लोग समस्या फायदा नहीं उठाएंगे। बताएंगे, समाधान भी देंगे। हम और जी, आप समस्या नहीं बताएंगे, समाधान भी देंगे। अगर हम कह रहे हैं कि बच्चों को कुछ और करना चाहिए, तो कुछ और क्या है, वो हम प्रयास करेंगे कि हम अपनी तरफ से जानकारी दें, और जितना आप लोगों को जानकारी मिलेगी उसका आप अपना बेहतरीन फायदा उठाइए। तो रंजन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आज इतना समय देने के लिए, और जो आपने बताया है, हम उस सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं, और प्रारब्ध को हमारे लोगों ने बहुत प्यार दिया। आज हम 1,10,000 सब्सक्राइबर्स पे बैठे हैं, आप सबका योगदान है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने कमेंट्स में दर्शकों प्लीज हमें जरूर बताएं कि अर्थव्यवस्था रिलेटेड, या आपके आपके अपने आसपास क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, लोगों को क्या काम करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में आपका क्या योगदान कर सकते हैं, प्राइवेट स्पेस में क्या हो रहा है। लेट्स डिस्कस पॉजिटिव थिंग्स देयर। तो थैंक यू हमें सुनने के लिए, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अभी जैसा रंजन सर ने बताया है कि बहुत सारे नए लोगों को लेकर आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और उन्होंने अपने जीवन में क्या व्यापार किया, कैसे किया, आगे लोग कैसे कर सकते हैं, तो विल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच। राम राम। राम राम।